स्वागत है। डेली की तरह बिहार पुलिस टेस्ट प्रैक्टिस किया जा रहा है। आज हम लोग संडे को बिहार दरोगा का एडुकेरिया का सेट प्रैक्टिस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को लिए ला रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना पीडीएफ प्रोफाइल पर चलते हैं। चलिए प्रोफाइल पर आपको ले चलते हैं। आप लोग के लिए जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो पायनियर ने क्या किया था? समर्थन किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सर्वप्रथम कब लाया गया था? तो 1878 ईस्वी में लाया गया था। किनके शासनकाल में लाया गया था? तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लिटन थे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया, लिटन के शासनकाल में आया। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था भारतीय भाषाओं की प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना था। भारतीय भाषाओं के प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कब किया गया? तो 1882 ईस्वी में, जब रिपन का शासनकाल था तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया। अब चलिए देख लेते हैं अखबार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था। बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो जेम्स एंगस्टिन हिक्की थे। और बंगाल गजट 1880 ईस्वी से प्रकाशित होता था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1775 से लेके 82 के बीच में हुआ। 1775 से लेके 1782 के बीच में था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ। और 1882 ईस्वी में ही एक हुआ सालबाई की संधि। कौन सी संधि हुई थी? सालबाई की संधि। पूछेगा प्रथम मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो सालबाई की संधि। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो जहांगीर के। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो जहांगीर के। अब बोलेगा चित्रकला चरमो उत्कर्ष पर किस मुगल काल में था? तो जहांगीर हो जाएगा। किसके शासनकाल में चरमो उत्कर्ष पर था? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला चरमो उत्कर्ष पर था। द्वैधवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द्वैधवाद, ध्यान देखिए, द्वैधवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो हो जाएगा माधवाचार्य ने किया था। द्वैधवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो माधवाचार्य ने। लेकिन इसमें कर देता अद्वैधवाद कर देगा तो अद्वैधवाद कर देगा तो क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। द्वैधवाद किया तो माधवाचार्य ने किया था। और अद्वैधवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो शंकराचार्य हो जाएगा। अब विशिष्ट द्वैधवाद कह देगा तो रामानुजाचार्य हो जाएगा। अगर इसमें विशिष्ट द्वैधवाद का सिद्धांत कह देगा तो क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दीवान एक कोई विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? दीवान एक कोई विभाग क्या था? एक कृषि से रिलेटेड विभाग था। कृषि से रिलेटेड विभाग था। तो दीवान एक कोई की स्थापना किसके शासन का हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ। दीवान एक कोई विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ। ऐसे भी मोहम्मद बिन तुगलक ने जितना भी डिसीजन लिए थे वो सारे क्या हुए थे? फेलियर साबित हुए थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो चंदावर का युद्ध हो रहा है 1194 ईस्वी में हो रहा है। इसमें कौन कौन भाग लिए थे? चंदावर का युद्ध हुआ गौरी और जयचंद्र के बीच होता है। चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ। और पूछेगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में। और तराइन का दूसरा युद्ध पूछेगा तो 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध होगा 1192 में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो लोहार वंश का संस्थापक, ये लोहार वंश था ना जो आपका कश्मीर में था। कहाँ था? कश्मीर में। और इसके जो संस्थापक थे लोहार वंश के होते संग्राम राज। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो ये हो जाएगा आपका तारकनाथ दास। क्या हो जाएगा? किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो हो जाएगा आपका क्या? नेक्स्ट जूम हल्का कर देते हैं। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो हो जाएगा क्या? तारानाथ दास। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर में होते रहे, जिसे चोल शासक राज प्रथम ने बनाया था। किस? चोल शासक राज प्रथम ने बनाया था। जिसे किसने बनवाया था? राज प्रथम ने बनाया था। चोल शासक राज प्रथम ने बनाया था क्या? बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। तो बोलेगा चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ था? तो कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुआ था। और उसके पूछेगा अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा वसुमित्र हो जाएगा। तो किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया? तो एक था किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया? तो चौथे में हो गया था। एक हो गया था हीनयान और एक हो गया महायान। हीनयान और महायान हो गया था। महायान में कौन थे? कनिष्क लोग थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चतुर्थ का तो वसुमित्र ने। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हो रहा है? तो आपका राजगीर में हो रहा है। दूसरा कहाँ हो रहा है? तो वैशाली में हो रहा है। तीसरा कहाँ हो रहा है? पाटलिपुत्र में हो रहा है। और चौथा कहाँ हुआ? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और चौथे बौद्ध संगीति में ही 2 भागों में विभक्त हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का नाम था संभवनाथ। क्या था नाम? संभवनाथ। संभवनाथ था। और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था आपका घोड़ा। तो जैन धर्म का अगर प्रथम तीर्थकर का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो ऋषभदेव हो जाएगा। और जैन धर्म के 24 में हो जाएंगे तो 24 में हो जाएंगे महावीर। और जैन धर्म के जैन धर्म के 23 में बोलेंगे तो हो जाएगा पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म में आपका 3-4 इंपॉर्टेंट है जो याद कर लीजिए। और बोलेगा जैन धर्म की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जैन धर्म की जानकारी की हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो कल्प सूत्र से मिलती है। जैन धर्म की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो कल्प सूत्र से बोलती है। और जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो वसुमित्र। और 23 में कौन थे? तो पार्श्वनाथ। और 24 में यानी अंतिम कौन थे? तो महावीर थे। और महावीर के प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो क्या करता है? अथर्ववेद कहता है। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना ये सब क्या है? अथर्ववेद में है। और सामवेद में क्या है? गाना हो गया, गाना बजाना संगीत कार्यक्रम जितना है किसमें है? सामवेद में है। ऋग्वेद में है यज्ञ है पुराण जितना होता है पूजा पाठ उसमें क्या है? ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में क्या है? इसमें है यजुर्वेद में आयुर्वेद हो गया, चिकित्सा हो गया, ये सब किसमें है? यजुर्वेद में। सामवेद में। और अथर्ववेद में क्या है? जादू और टोना है। तो पूछा निम्नलिखित में से कौन सा वेद में कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो अथर्ववेद हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो होती है भीतरी स्तंभलेख से। सर्वप्रथम हून आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? तो भीतरी स्तंभ से। और भीतरी स्तंभलेख में किसके बारे में बताया गया? तो स्कंद गुप्त के बारे में बताया गया है। भीतरी स्तंभलेख में किसके बारे में बताया गया है? तो स्कंद गुप्त के बारे में भी बताया गया है। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा गया है? तो अमाजू कहा गया है। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा गया है? तो अमाजू कहा गया है। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा गया है? अमाजू कहा गया है। नेक्स्ट सवाल। किस ग्रह की विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? चुंबकीय क्षेत्र का होना है। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो हो जाएगा बुध। बुध क्या? सूर्य से सबसे नज़दीक है और प्लस सबसे छोटा भी है। और सूर्य से नज़दीक होने का कारण वहाँ क्या? चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। भूमध्य सागर का ज्वालामुखी
किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी एक ऐसा ज्वालामुखी है जो नित्य यानी 24 घंटा क्या होते रहता है, वो अपना लावा बाहर निकलते रहता है, जिससे बहुत सा प्रकाश जनरेट होता है। इस कारण स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है? तो आपका थाईलैंड स्थल अवरुद्ध नहीं है, बाकी लाओस, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान क्या है? स्थल अवरुद्ध देश हैं। सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश बोलेगा तो आपका क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश बोलेगा तो क्या हो जाएगा? आपका कजाकिस्तान होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आसवान बांध किस नदी पर है? तो आसवान बांध कहाँ है? नील नदी पर है। आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी है। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वो है विक्टोरिया लेक। नील नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो विक्टोरिया लेक हो जाएगा। और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। और दुनिया की अपवाह तंत्र में सबसे चौड़ी बोल जाएगा तो अमेजन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कौन सा नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है तो मुस्सी नहीं, सहायक नदी नहीं होगा। मुस्सी कहाँ है? मुस्सी आपका हैदराबाद हो जाएगा। और दूध गंगा ये भी सहायक नदी नहीं है, यानी कि इसमें कुल मिलाकर एक सहायक नदी है, वो है कोयना। तो कौन सी नहीं है पूछा था? 1, 3 और 4 नहीं है, सॉरी 1, 2 और 3 नहीं है। जलांगी है, ए नहीं है, ए भी नहीं है और ए नहीं है। ये क्या आपका सही आंसर है? तो हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो है दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो वो करते हैं आपका केरल में प्रवेश कर जाती है, और 1 जून को केरल में लगभग प्रवेश कर जाती है। और लौटते ही मानसून से अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा वर्षा इससे कितना हो जाएगा? 70 से 80% वर्षा इसी मानसून से होती है। लेकिन बोलेगा अगर लौटते ही मानसून से वर्षा कहाँ होती है, यानी ठंड के मौसम में वर्षा कहाँ होती है? तो होती है आपको कोरोमंडल तट, यानी कोरोमंडल तट का मतलब हो गया तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश होगा, और फिर राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगाती है? तो बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर राज्य से सीमा लगाएगी। तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा पश्चिम बंगाल आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? मेघालय आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। तो बांग्लादेश के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा हो गई? 5। ये ठीक सवाल है, मैप का सवाल है, मैप की जानकारी आपको होना चाहिए। बांग्लादेश किधर स्थित है? तो भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। और त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा ऐसा जो 3 ओर से क्या है? बांग्लादेश की सीमा लगाती है। इधर पश्चिम बंगाल भी सीमा लगाती है, मेघालय और असम और मिजोरम की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन का निर्धारण कब किया गया था? तो 1914 में किया गया था। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1914 में किया गया था। और शिमला समझौता के तहत भारत और चीन के बीच मैकमोहन का निर्धारण किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, शिमला और मनाली का क्षेत्र हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत है? तो आपके शिमला और मनाली हो जाएंगे ना, जो आपको लघु हिमालय के क्षेत्र रहेंगे। शिमला और मनाली होंगे, और फिर हो जाएगा कुल्लू मनाली, सब किस में आ जाएंगे? लघु हिमालय में आ जाएंगे। और हरिद्वार, देहरादून, मसूरी ये सब किस में आ जाएंगे? शिवालिक में आ जाएंगे। हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, मसूरी सब शिवालिक में आएंगे, और शिमला और मनाली क्या में आ जाएंगे? तो आपके लघु हिमालय। तो शिमला मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और ये सब हरिद्वार, देहरादून ये सब किस में है? तो उत्तराखंड में है। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ठीक सवाल है, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आपके गुजरात में स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है। मुगल सराय स्टेशन पर ही दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हुई थी, इस कारण से मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। भारत के कुल तटीय भागों की लंबाई कितना होता है? तो 7516 होता है। तो ऑप्शन बी नंबर में देखिए हल्का मिसिंग है, 7516 को पलटा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अब 15200 क्या है? भारत की कुल क्षेत्र, ये कुल स्थल भूमि का क्षेत्रफल, यानी स्थलीय भाग की लंबाई हो जाएगा। कुल स्थलीय भाग की लंबाई इतना हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? तटीय, ये हो जाएगा आपका क्या? समुद्र से किनारे अच्छी भाग की लंबाई हो गया।
6100। यहाँ समुद्र किनारे बोला कुल तटीय भाग की लंबाई हो जाएगा 7516 और स्थल क्षेत्र की लंबाई हो जाएगा 15200 और तटीय भाग की हो जाएगा 6100। नेक्स्ट सवाल आगे देखते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान आपका कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। और भारतीय चीनी का शोध संस्थान भी बोलेगा तो एक कानपुर में हो गया। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे भी कहा जाता है? तो कानपुर कहा जाता है, लेकिन भारत का मैनचेस्टर बोला जाएगा तो अहमदाबाद को बोला जाएगा। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर के बोला जाएगा। कानपुर में एक IIT भी है। और कानपुर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक चमड़ा उद्योग के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई? सीमा सुरक्षा बल बोले तो BSF की स्थापना कब हुआ? तो 1965 में हुआ। भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद BSF की स्थापना किया गया था। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में हुआ था। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ट्रांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ट्रांसले ने किया था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो था आपका तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है? आपको महाराष्ट्र में है। तो बोलेगा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो तारापुर था। ये रावत भाटा कहाँ स्थित है? आपका रावत भाटा राजस्थान में स्थित है। काकरापारा कहाँ स्थित है? गुजरात में है। और नरौरा यूपी में है। नरौरा कहाँ हो गया? यूपी। और काकरापारा गुजरात। और रावत भाटा कहाँ हो गया? तो राजस्थान। तो आज का हमारा 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और इसके साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको कंप्लीट करवाया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग का ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।